Good morning, students. In the previous lecture, we discussed Bohr's model of atom. And in this lecture, we are initially going to discuss usefulness, or you can say successes, or we can call it advantages of Bohr's model. कि Bohr's model कितना यूजफुल है, या उसके सक्सेसेस क्या हैं, या उसके बाकी मॉडल्स की अपेक्षा क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बेसिकली 3 हेड्स में डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, दिस एस कम्स फ्रॉम स्टेबिलिटी। सेकेंड इज स्पेक्ट्रम, अगेन 1 एस, एंड थर्ड इज एनर्जी। स्टेबिलिटी, स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी, ये 3 मेन चीजें हैं जब हम इसके सक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस तरह से उसने डिस्क्राइब की? बोहर ने कहा कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट, जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट, जिसको हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी कहते हैं, में रहता है, तब तक वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता। उसको जैसे एक वरदान है कि जब तक ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल में रहेगा, इसकी एनर्जी कम नहीं होगी। और अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड में यही दिक्कत आई थी। रदरफोर्ड के मॉडल को कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो एनर्जी लूज करता जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो ऑर्बिट छोटा होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन बोहर ने स्टेशनरी एनर्जी लेवल का कंसेप्ट देके कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट्स, मैंने आपको बताए थे कि कहां कहां होते हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी एनर्जी लेवल में रहता है तब तक ये एनर्जी लूज नहीं करेगा। एनर्जी लूज नहीं करेगा तो इसके ऑर्बिट का साइज छोटा नहीं होगा। ऑर्बिट का साइज छोटा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, जो कि ऑब्जेक्शन था रदरफोर्ड के मॉडल को। तो उससे तो ये आगे निकल आया। वहां पे तो इसने एक्सप्लेन कर दिया कि वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो वी कैन सम इट अप लाइक दिस, दैट बाय गिविंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल, he कौन? Bohr. He made it clear that electron will remain in its orbit and not fall into the nucleus, as it was objected in Rutherford's model. जैसा कि रदरफोर्ड के मॉडल में ऑब्जेक्शन लगा था, वैसा इसके साथ नहीं होने वाला है। जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी एनर्जी लेवल में है, it is not going to lose energy, and if it is not going to lose energy, its orbit will remain as such. It will not become small, and it will not follow a spiral motion, and ultimately it is not going to fall into the nucleus. So एटम, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता था तो एटम की स्टेबिलिटी ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे हम। अब बोहर यहां तक तो कामयाब हो गया, दैट ही एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय गिविंग दिस आइडिया ऑफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल। सेकेंड पॉइंट इज SSE. सेकेंड इज अगेन स्पेक्ट्रम। स्पेशली ही वाज रदरफोर्ड को झटका लगा था जब ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम आया था। तो स्पेक्ट्रम पॉइंट को अगर थोड़ा एक्सपेंड करना हो तो हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। बोहर वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसने कहा कि होता ये है कि जब हम एक ग्लास ट्यूब में, मैंने हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन सच ग्लास ट्यूब, तो बोहर ने कहा कि ठीक है, जब तक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, एनर्जी ना खाता है ना छोड़ता है। लेकिन जब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और आपने उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे या हाई टेम्परेचर देंगे किसी गैस को, तो क्या होगा? जैसे किसी गैस को नहीं, हम हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, तो जैसे H2 था, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स ने एक मॉलिक्यूल बनाया था, इट विल ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम जो होंगे H2 से 2H बन जाएंगे। और हाइड्रोजन एटम का जो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस ऑर्बिट में था,
लेट अस से ये हाइड्रोजन ही है। अब उसमें ये और इसके बाहर के भी ऑर्बिट्स बने हुए हैं, लेकिन वो खाली थे। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया, तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, मान लीजिए इसने एनर्जी खाई और 2 लेवल हाई चला गया। यहां पे E1 थी इसकी एनर्जी, और यहां पे E2 थी, और यहां पे E3 थी। अब इसने ये E1 से जंप करके कहां चला गया, E3 हम एग्जांपल ले रहे हैं, इट कैन बी एनी एनर्जी लेवल, डिपेंड करेगा कि उसने कितनी एनर्जी खाई है। तो अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी खा ली, डेल्टा E, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, E3 माइनस E1। E3 माइनस E1 जो है वो कहां से मिली, आपने जो रेडिएशन डाली उसमें उसका जो एक फोटोन रहा होगा, एनर्जी का एक पैकेट रहा होगा, उसकी एनर्जी होगी h nu, और h nu कितनी थी, डेल्टा E के बराबर। मतलब जितना h nu में एक पैकेट में जितनी एनर्जी थी उतनी इलेक्ट्रॉन ने खाई और यहां जंप मार दिया, तो इस h nu एनर्जी से वो यहां से यहां आ गया, और डेल्टा E एनर्जी मतलब h nu इज इक्वल टू डेल्टा E, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हमारा काम तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में है, यहां पे इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, ये जो थी। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे हम अपने घर में खुश होते हैं और किसी दूसरे घर में 1 आधा 2 दिन रह के ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम बेचैन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने घर में खुश था, अब वो एनर्जी खा के यहाँ एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, लेकिन यहाँ स्टेबल नहीं होगा, तो ये वापस कहाँ जाएगा, अपने ही घर को, अपनी ही ग्राउंड स्टेट को। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी आती बार इसने खाई थी उतनी ही एनर्जी छोड़ेगा, तब इस घर के लायक होगा। यानी कि इट विल एमिट, जब वापस आएगा इट विल एमिट एनर्जी when it comes back from E3 to E1। और जाहिर सी बात है कि जाती बार जब ऊपर को जंप किया था तो इसने डेल्टा E इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी खाया था, अब ये इतनी ही एनर्जी एमिट करेगा, छोड़ देगा, एंड इट विल बी इक्वल टू अगेन डेल्टा ई वाज इक्वल टू h nu। जब एब्जॉर्ब किया था तो फोटोन्स रेडिएशन के पैकेट से ही एनर्जी मिली थी इसको, एंड डेल्टा E इतनी एनर्जी खाई, कितनी खाई, h nu क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो आपने डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आपने रेडिएशन दी है उसकी फ्रीक्वेंसी nu है, और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब वापस आया तब इसने कितनी एनर्जी एमिट की, डेल्टा E एमिट की। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए nu इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h, इस फॉर्मूला से जो ये रेडिएशन छोड़ेगा वापस आते वक्त, ये क्या करेगा, रेडिएशन छोड़ेगा, तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये है। और हमें ये पता चल गया कि स्पेक्ट्रम में वो जो रेडिएशंस आती हैं वो क्यों आती हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल को वापस आता है तो वो एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो छोड़ता है, और वो जब एनर्जी छोड़ेगा तो वो रेडिएशन के रूप में आपको दिखेगी। अलग अलग तरह की रेडिएशंस आपको दिखाई दी गई थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फन। अब नेक्स्ट इस पे आएंगे हम कि वो अलग अलग तरह की क्यों दिखी थी, लेकिन उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो एनर्जी, जो रेडिएशन एमिट हुई है उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस वाज वन पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि एनर्जी एमिट क्यों की, और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था। हाइड्रोजन एटम का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम था। तो लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स कभी कभी एक झटके से रेडिएशंस आती थी, झटके से ही आएंगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप बैक करेगा तो झटके से वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब थी उसको छोड़ेगा। सो एनर्जी का एमिशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन ने जंप बैक करना है तभी एनर्जी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो केवल तभी हमें रेडिएशन दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता ही रहेगा। इट इज नॉट लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन जब जंप बैक करेगा
तभी उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसके पैकेट को थ्रो कर देगा, उस रेडिएशन को थ्रो करेगा। इसलिए हमें अलग अलग पैकेट्स में एनर्जी चाहिए मिलेगी स्पेक्ट्रम के रूप में। ये था ए पार्ट कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था और ये स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया। नाउ बी पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरह की लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, इतनी तरह की रेडिएशंस हमें क्यों दिखाई दी। तो वो ऐसा था कि लेट अस से दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज N1 and this is N is equal to 2, N is equal to 3, third level, N is equal to 4, N is equal to 5, इस तरह के लेवल्स। जब हमने एक ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन का सैंपल, हाइड्रोजन गैस ली और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि एक ट्यूब में हजारों नहीं करोड़ों से भी कहीं ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहे होंगे और फिर जब वो टूटे होंगे तो उससे डबल क्या बन गए होंगे, हाइड्रोजन एटम्स। अब इतने करोड़ों की संख्या में हाइड्रोजन एटम्स थे कि जब हमने उनको एनर्जी दी तो सबने कोई बराबर अमाउंट में एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब की होगी। किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट था तो सबके इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली ग्राउंड स्टेट तो सबकी n इज इक्वल टू 1 ही है थी, लेकिन किसी हाइड्रोजन ने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो 5th एनर्जी लेवल तक चला गया होगा उसका इलेक्ट्रॉन। किसी का हो सकता है 4th तक पहुंचा, 3rd तक पहुंचा, 2nd तक पहुंचा। तो हजारों करोड़ों में भी बहुत से ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ऐसा था जिसका इलेक्ट्रॉन 1st लेवल से 5th तक चला गया, एक ग्रुप ऐसा था जिनके इलेक्ट्रॉन 4th तक गए, 3rd तक गए, 6th तक गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत संख्या में हाइड्रोजन एटम्स थे और सबका बिहेवियर अलग अलग था। किसी का इलेक्ट्रॉन किसी लेवल तक जंप कर गया डिपेंडिंग अपॉन कि किसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। नाउ अल्टीमेटली आना तो सबने वापस ही है ग्राउंड स्टेट को, लेकिन ग्राउंड स्टेट को आने के भी बहुत से तरीके हैं। जैसे 5th एनर्जी लेवल से आप सीधे ग्राउंड स्टेट तक आ जाते हैं, 4th लेवल से भी सीधे अगर एक बड़ा जंप लेके, और 3rd से भी, 2nd से भी, इसी तरह ऊपर 6th। अगर जब भी किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से डायरेक्ट 1st लेवल तक जंप बैक करता था तो जो वो एनर्जी एमिट करेगा वो रेडिएशन, उस रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लाइमन रीजन में लाई करती थी। और फिर हम ऐसी रेडिएशंस को, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की कैटेगराइजेशन हुई वो किस रीजन में हुई, लाइमन रीजन में, और फिर ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते थे लाइमन सीरीज। और यदि अब ऊपर गए हुए कुछ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे होंगे कि जिनके इलेक्ट्रॉन चले तो गए थे ऊपर वाली स्टेट में, लेकिन वो सीधा जैसे 6th लेवल से सीधा 1st लेवल को नहीं आ पाए, वो 2nd लेवल तक जंप किए। 5th से भी वापस आए तो कहां जंप किए, 2nd पे। 4th से भी आए तो 2nd पे, 3rd से भी आए तो 2nd पे। हो सकता है इसके बाद वो फिर वापस 1st में गए हों, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से 2nd लेवल तक n इज इक्वल टू 2 तक आगे बैठ जाएगा, तब जो वो एनर्जी एमिट करेगा दैट विल बी बामर सीरीज। ऐसी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस रीजन में लाई करेगी, बामर सीरीज में, जो कि एकमात्र ऐसी रेडिएशन है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन में, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। वो ये बामर सीरीज वाली रेडिएशंस तब बनती हैं। इसी तरह अगर आपने जंप बैक किया हायर लेवल से, लेकिन आप कहां अटक के रह गए, n इज इक्वल टू 3 पे रुक गए आप। ऐसा कब हो सकता है, 4th से आए, जैसे मान लें 7th से 3rd तक आ गए, 6th लेवल से 3rd तक आ गए, 5th लेवल से 3rd तक आ गए, 4th लेवल से 3rd तक आ गए। इन एवरी केस
the radiation emitted by the electron will be called Paschen series. और अगर आप n इज इक्वल टू 4 पे अटक के रह गए, 7th से आए, 6th से आए, 5th से आए, लेकिन कहाँ अटक गए आप? n इज इक्वल टू 4th एनर्जी लेवल पे, देन दीज रेडिएशंस विल फॉल इन ब्रैकेट रीजन एंड दे विल बी कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, जो कि इंफ्रारेड रीजन में आती हैं. पास्टन सीरीज भी आपकी इंफ्रारेड रीजन में आती थी. और अगर आप अल्टीमेटली वापस आते आते 7वें, 8वें या 6ठे लेवल से कहाँ पे रुक गए? n इज इक्वल टू 5th लेवल पे, देन दिस रेडिएशन विल बी कॉल्ड फंड सीरीज. सो इस तरह से इस चीज पे डिपेंड करते हुए कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो अलग अलग लेवल्स को हो गए होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट जंप बैक फर्स्ट लेवल तक किए, सेकंड पे रुके, थर्ड पे या फोर्थ पे या फिफ्थ पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर कमिंग बैक, या वो कहाँ पे स्ट्रक अप हुए वापस आते वक्त, उस पे डिपेंड करते हुए अलग अलग तरह की 5 तरह की रेडिएशंस जो थी वो हाइड्रोजन एटम्स ने एमिट की, जिनके नाम लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फंड थे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतनी ढेर सारी लाइंस कहाँ से आई? तो जितने ढेर सारे हमारे पास एटम्स थे, हर एटम से एक एक रेडिएशन आई, तो उतनी ही ढेर सारी लाइंस भी डेवलप हो जाएंगी स्पेक्ट्रम वाली. सो दिस इज इन 2 हेड्स में, 2 पॉइंट्स में आप इसको हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बाय बोहर अगर आपसे कोई पूछे, तो फर्स्ट पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेडिएशन क्यों जनरेट होती है और 5 तरह की रेडिएशंस क्यों जनरेट हुई. ये सेकंड पॉइंट भी उसमें ही हम डिस्कस करेंगे. देन वी कम टू थर्ड मेजर सक्सेस ऑफ बोहर. तो En इज इक्वल टू थर्ड सक्सेस इज एनर्जी, जिसका हमने हेडिंग दिया था. एनर्जी क्या? इसने एक फॉर्मूला दिया था, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me रेज टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर एंड h स्क्वायर. दिस वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू, रादर दिस वॉज अ वेरी बिग सक्सेस ऑफ बोहर. उसने एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि जिससे आप हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन nth एनर्जी लेवल, n की वैल्यू हमने की ही है कि अगर यहां 1 पुट करेंगे तो यहां भी 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल में यहां पे 1 स्क्वायर होगा, सेकंड में 2 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर. और ये फॉर्मूला जो दिया था बोहर ने, और जिसको अगर हम ये भी कह सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, जिसकी वैल्यू आई थी, अदरवाइज n स्क्वायर ऐसे ही रहने दें तो भी. तो ये बोहर का बहुत बड़ा सक्सेस था. तो आप ये कह सकते हैं दैट बोहर गेव दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन nth एनर्जी लेवल, या nth स्टेशनरी एनर्जी लेवल. दिस वॉज थर्ड सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल. अब सक्सेसेस के बाद आता है लिमिटेशंस, समटाइम्स जिनको फेलियर्स भी कहते हैं, ऑफ बोहर्स मॉडल. फेलियर से ज्यादा ये लिमिटेशंस हैं. बोहर के मॉडल को भी जिस तरह बाकी मॉडल्स को कई ऑब्जेक्शंस लगे या उनको कंप्लीट नहीं माना गया, रदरफोर्ड का खैर अल्टीमेटली फेल ही हो गया था मॉडल, बोहर का मॉडल एब्सोल्युटली फेलियर नहीं माना जाता. आज के टाइम में भी इसको मोर और लेस सक्सेसफुल ही माना जाता है, लेकिन इसके मॉडल में भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी. फेलियर के अपेक्षा इसको शॉर्ट कमिंग्स भी कह सकते हैं. पहली थी कि इसने एक तरफ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms.
ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, उसके स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वो बहुत सिंपल था, एक इलेक्ट्रॉन वाला। जैसे अब बाकियों में एक से और हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन के सिवाय बाकी जितने भी हैं उनमें एक से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और स्पेक्ट्रम भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस केस में बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सच एटम्स जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे। अगला ऑब्जेक्शन था ही कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट क्या था कि जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जब उसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां से रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो हाइड्रोजन को हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हाइड्रोजन के सैंपल को, तो ये जो स्पेक्ट्रम की लाइंस थी ये बड़ी पतली पतली लाइंस में स्प्लिट कर जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस के स्प्लिट करने को कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और यही घटना तब हो अगर हाइड्रोजन के सैंपल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। किस में रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम की ये लाइंस होगी, एक एक लाइंस जो है वो पतली 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 लाइंस में स्प्लिट कर जाएगी। इस घटना को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू वेरी फाइन लाइंस व्हेन द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट. And if the source of radiation is placed in electric field and then the radiation, then the spectral lines get split into very fine lines, this phenomenon is called Stark effect. And Bohr was not able to explain as to why ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट आर हैपनिंग। बोहर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब आप हाइड्रोजन के सैंपल को, जिसका आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम की लाइंस निकली होती हैं, रेडिएशंस निकली होती हैं, वो पतली 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 लाइंस में क्यों टूट जाती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट क्यों कर जाती हैं, इस चीज को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये भी एक इसकी डिमेरिट थी। तीसरी थी, बोहर कुड नॉट गिव द आइडिया ऑफ, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द 3-dimensional model of atom. बोहर ने बोला ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ऐसे गोल, नाउ इट इज लाइक चूड़ी की तरह है ये जो ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल है, बोहर ने इसको चूड़ी की तरह बताया है। लेकिन आज के टाइम में ये बड़ी अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो गया है, ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि एटम का मॉडल ऐसे फ्लैट एक रोटी की तरह नहीं है, एटम का मॉडल एक बॉल की तरह है। जबकि बोहर ने जो ये ऑर्बिट वाला कंसेप्ट दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल वाला कंसेप्ट दिया, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द एक चूड़ी जैसा कोई स्टेशनरी, एक या जितने भी हैं, मतलब चूड़ी जैसा या रिंग जैसा स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स बने हैं, तब तो ये 2-dimensional फ्लैट मॉडल हुआ। एक्चुअली एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, एटम का मॉडल है गोला, 3-dimensional जो होता है, उसमें चूड़ी वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। उसमें ये हो सकता है कि एक बॉल अंदर है, छोटा वाला बॉल अंदर है जैसे न्यूक्लियस है, और उसके बाहर एक और बॉल है और बीच में खाली जगह, ये हो सकता है। ये 3-dimensional बॉल्स को अगर हम इमेजिन करें तो वो 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो हम ये रिंग को इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि बोहर ने हमें ऐसा बताया, इट इज 2-dimensional स्ट्रक्चर। तो बोहर ने जो आइडिया दिया दैट वाज 2-dimensional। एक्चुअली जो एटम है दैट इज 3-dimensional। दिस वाज वन बिग ऑब्जेक्शन। अगला ऑब्जेक्शन था बोहर्स मॉडल जो था, बोहर्स कंसेप्ट could not explain two new theories जो इसके बाद आई। पहली
एक्सप्लेन। एक तो डी ब्रोगली theory, and second was Heisenberg's principle. बोहर इन दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनको हम अभी शॉर्टली इसके बाद पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली थ्योरी क्या है और हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या चीज है। तो इसको हम नहीं बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो एक और ऑब्जेक्शन, जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, उनकी शेप्स कैसी होंगी, कैसे फॉर्म होंगे। बोहर कुड नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट शेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटम्स। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, उनकी शेप क्या होगी, इस बारे में बोहर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। इसको आप लिख सकते हैं, बोहर कुड नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।